हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं YouTube में आप लोगों के लिए परसेंटेज लेकर आया हूं। तो परसेंटेज में हम एकदम बेसिक से चालू करेंगे और धीरे धीरे मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट टेबल पे हम जाएंगे। बिल्कुल आखिरी तक मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं परसेंटेज में इतना अच्छा कवरेज देने जा रहा हूं कि परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और उसमें एक से एक शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। तो कहीं मत जाइए, अच्छे से देखिए, समझिए और उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चालू करते हैं हम लोग परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम सबसे पहले ये बेसिक जाने कि किसी भी नंबर को यदि परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा इंटू 100 यानी कि गुना 100 करना होता है, और यदि परसेंट में दिया हुआ है तो अपॉन 100 यानी बटे 100 करना होता है। तो यहां पर जैसे बताया गया है कि 0.08 के बराबर कितना परसेंट होगा, तो 0.08 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, क्योंकि हमको परसेंट में कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो देखिए 0.08 के बराबर हुआ 8%। अब अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5:4 बराबर कितना परसेंट होगा, मतलब इसको भी परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो जब भी परसेंट को कन्वर्ट करने बोलेगा आप इंटू 100 करेंगे, और यदि परसेंट में दिया है तो अपॉन 100 करेंगे। जैसे यहां पर 22.5% बराबर क्या होगा, तो 22.5% के लिए अपॉन 100, तो ये आंसर हो जाएगा 0.225। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, फिर उसने दिया है 63% ऑफ 3:4/7, मतलब 63/100। ऑफ की जगह में मैं इंटू लगा रहा हूं, और ये 25/7, तो ये हो जाएगा 9/4 यानी कि 2.25। अगले क्वेश्चन को देखिए, 218% ऑफ 1674 इक्वल टू x इंटू 1800। तो x बराबर क्या होना है? 218। अब ये देखिए, ये परसेंट के लिए मैं अपॉन 100 दे रहा हूं, और ऑफ की जगह में इंटू लगाया 1674 अपॉन 1800, जो कि यहां पर था x के बाजू में, वो नीचे आ गया। अब देखिए कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आपको बहुत सारी तकलीफें महसूस होगी, और आखिरी में जाकर के लगभग आपको आंसर मिलेगा 2। तो आपसे निवेदन है कि मैं जो अब तरीका बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप इसको आसानी से 15 सेकंड में बना के छोड़ सकते हैं, कैलकुलेशन को अपने आप को बचा सकते हैं। तो देखिए, किसी भी दो नंबरों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो अगर लेफ्ट साइड के नंबर को इंक्रीज कर रहे हो तो राइट साइड के नंबर को डिक्रीज करोगे, यानी कि इधर यदि बढ़ा रहे हो तो इधर कम करोगे, और उसी प्रकार से अगर इधर कम कर रहे हो तो इधर बढ़ाओगे। परंतु डिवीजन के केस में क्या होगा, दोनों तरफ आप ऐड करेंगे या दोनों तरफ माइनस करेंगे, परंतु वो जो प्रपोर्शन रहेगा उसको ख्याल में रखेंगे कि वो प्रपोर्शन आपका गलत ना हो। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए, ये 1000 है, 1000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 100 मिल रहा है। यदि मैं इधर 10% बढ़ा दे रहा हूं और इधर भी 10% बढ़ा रहा हूं, तब भी देखिए आंसर पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। और यदि मैं इधर 10% कम करूं और इधर भी 10% कम करूं, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ, डिवीजन के केस में एक तरफ अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरे तरफ भी बढ़ाना है, एक तरफ कम कर रहे हैं तो दूसरे तरफ भी कम करना है। परंतु मल्टीप्लिकेशन के केस में यदि आप एक तरफ बढ़ा रहे हैं तो दूसरे तरफ आपको कम करना पड़ेगा। देखिए, अब यहां पर हम लोग सीखेंगे, और ये ध्यान में रखिएगा, बढ़ाते और कम करते समय प्रपोर्शन का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने 10% कम किया,
है ना, या 10% बढ़ाया, तो प्रोपोर्शन दोनों तरफ बराबर रहे, इसका ख्याल रखिएगा। अब देखिए, और अपना काम रहेगा कि फिगर को कंफर्टेबल पोजीशन पे लाना, ऐसा नहीं कि कम करके और कॉम्प्लिकेटेड बना दिए या बढ़ा करके और कॉम्प्लिकेटेड बना दिए, जी नहीं, एकदम कंफर्टेबल फिगर पे लाइएगा। जैसे ये 218 और 1674, इसको यदि मैं 200 लेता हूं, मैंने करीब 8% कम किया है, अब इधर 8% करीब बढ़ाऊंगा तो 128 के आसपास बढ़ रहा है, यानी कि ये भी 1800 जा रहा है। तो अब नीचे में देखिए, इधर 100 है और इधर 1800 है, तो कुल मिलाकर के देखिए एकदम अच्छे ढंग से कट के ये आंसर 2 आए। तो इस बात का हमको ख्याल रखना है कि फिगर को कंफर्टेबल बनाना है। यदि हम और 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे, तब तक कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाएगा। यहां देखिए डिवीजन का केस है, डिवीजन का केस है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर भी बढ़ाएंगे, मतलब ऊपर अगर बढ़ा रहे हैं तो नीचे भी बढ़ाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या जो है वो 14,000 के आसपास है, तो हम उसको पूरा 14,000 में कन्वर्ट कर दिए, और नीचे वाला 200 के आसपास है, इसलिए हमने उसको 200 कर लिया। अब यहां पर 15% ऑफ 200 है, तो परसेंट जहां लगा वहां पर अपॉन 100 आ गया। अब देखिए ये कटने के बाद आ रहा है 70, और ये भी कटने के बाद आ रहा है 30। आप देखिए आंसर कितना कंफर्टेबल हो गया कि आपका आंसर कितना आ गया, 100। आप पूरा बनाएंगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज करना, कि हम कितने अच्छे ढंग से अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज करें कि हमको आंसर बराबर वही जाकर के मिले। अब देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन में यहां पर अपॉन 100 करना है अपने को। अब x को यहां रख के मैं बाकी चीजों को उधर लेकर जाऊंगा, तो x बराबर हो जाएगा 2.5 इंटू 245.76 और इंटू 100, और अपॉन में आ जाएगा 6144। अब देखिए कि ये जो है ये उतना दर्द नहीं दे रहा है ना, ये दोनों दर्द दे रहे हैं, और किसमें है, डिवीजन में है। तो डिवीजन के केस में अगर हम एक तरफ बढ़ा रहे हैं तो दूसरे तरफ भी बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको कंफर्टेबल फिगर पर लेकर आते हैं। ये है 2.5 और ये है 250। तो हमने इसको क्या किया, करीब 1.5 से 2% इसको बढ़ाया है और एक कंफर्टेबल फिगर पर लेकर आए। हम भी नीचे वाले को भी वैसे ही करेंगे, 1.5 से 2% के बीच बढ़ा करके जो कंफर्टेबल फिगर दिख रहा है हमको 6250। अब आप बोलोगे कि 6144 को आप थोड़ा बढ़ा करके 6250 क्यों किए, 6300 भी कर सकते थे या उसके आसपास रख सकते थे। नहीं, आपको थोड़ा सा फिगर की तरफ भी ध्यान देना है। यहाँ पर 25 है, मतलब ये कटेगा किससे आसानी से, 625 से। इसीलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमको आंसर मिलेगा 10। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें बोल रहा है 7.2% ऑफ 80। तो जहां परसेंट लगा वहां पर हम अपॉन 100 कर दे रहे हैं, और फिगर बन रहा है 576 अपॉन 100। तो 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर है और 110 का स्क्वायर है। इस प्रकार से हमारा आंसर आया 2.4। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि ये 3 रूप में, अलग अलग रूप में दिए हुए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। तो देखिए ये जो 0.35 है इसकी वैल्यू तो वही की वही है, इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जो 33 1/3% है ये 0.33 के बराबर होता है। अब बच गया 4/50। तो हम 4 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिल रहा है 0.27। तो अब देखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 0.35 की।
तो ये आपका आंसर हो गया कि 0.35 जो है इन तीनों में सबसे अधिक वैल्यू का है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं। इसमें लिख रहा है कि 30 क्विंटल इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ 2 मैट्रिक टन। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा हमें कि 1 मैट्रिक टन इक्वल टू हाउ मेनी क्विंटल। तो 1 मैट्रिक टन इक्वल टू 10 क्विंटल। तो पूछ रहा है कि ये जो 30 क्विंटल है ये 2 मैट्रिक टन यानी कि 20 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालना है इसलिए इंटू 100 150% है। फिर अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 75 ml इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ 1.75 लीटर। तो ये पहले मालूम हो कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। तो 75 मिलीलीटर 1750 मिलीलीटर का कितना परसेंट है। तो ये आ जाएगा 42/7%। अब आगे पूछ रहा है 12th में कि 2 क्विंटल जो है वो 2.5 केजी का कितना परसेंट है। तो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी। तो 2 क्विंटल बराबर हो जाएगा 200 केजी। 2.5 केजी का कितना परसेंट होगा। तो ये 8000% हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x% ऑफ a इक्वल टू y% ऑफ b देन z% ऑफ b इक्वल टू। तो यहां हमको b की वैल्यू लेनी है। तो b बराबर हो जाएगा a x अपॉन y। दोनों के परसेंट कट जाएंगे। b की वैल्यू आ गई a x अपॉन y। अब हमें b का z% निकालना है ना। तो b का z% ये हमको निकालना है। तो b के जगह में हम क्या रखेंगे a x अपॉन y और z%। अब देखिए कि जिस मोड पे वो आंसर चाहेगा उस मोड पे आप इसको देना है। यानी जैसे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x/z% अपॉन y ऑफ a। तो ये इसका आंसर होगा। जिस मोड पे चाहेगा उस मोड पे आपको इसी को ही लेके जाना है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। बोलता है सब्सट्रैक्टिंग 40% ऑफ अ नंबर फ्रॉम द नंबर वी गेट 30। द नंबर इज। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होती है। तो कोई भी नंबर जब अपने आप में 100% होती है और अगर उसमें से 40% माइनस किया जाए तो वो नंबर बच जाता है 60%। तो बोल रहा है कि जो नंबर 40% घटाने के बाद बचा वो है 30। तो 30 जो है वो 60% के बराबर है। तो पूछ रहा है वो नंबर क्या है, मतलब 100% के बराबर क्या होगा। तो ये 100% के बराबर हो जाएगा 50। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है अ नंबर ऑन सब्सट्रैक्शन 15 फ्रॉम 8 रिड्यूसेस टू 80%। यानी किसी नंबर पे यदि 15 घटाया जा रहा है तो वह 80% हो जा रही है। व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर। तो उस संख्या का 40% या 40% क्या है। तो देखिए जब हम 100% में कितना परसेंट घटाएं कि वो 80% तक आ जाता है। तो 20% हम घटाते हैं तो वो 80% पे आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि 15 घटाने पर 80% होता है। मतलब ये जो 15 है ये 20% के बराबर है। तो 20% के बराबर है। तो पूछ रहा है कि 40% बराबर क्या होगा। तो 40% के बराबर होगा इसका ठीक डबल 15 का 30। ये आपका आंसर हो गया।
अब आते हैं हम अगले प्रश्न में। बोल रहा है कि एक कैंडिडेट ने 30% स्कोर किया और वो 108 मार्क्स से फेल हो गया। देखिए, जो कैंडिडेट 30% पाया है उसने वो फेल हो गया 108 मार्क्स से, और एक दूसरा कैंडिडेट है जो कि 52% पाया है, परंतु पासिंग मार्क्स से उसके मार्क्स 24 अधिक हैं। तो ये जो है पासिंग परसेंटेज से कम पाया है, ये पासिंग परसेंटेज से अधिक पाया है। यहां पर पासिंग परसेंटेज से इसको 108 मार्क्स कम मिले हैं और यहां पर 24 मार्क्स पासिंग से अधिक मिले हैं। इसलिए जो इन दोनों का गैप है 22% का, दैट इज इक्विवेलेंट टू 132 मार्क्स, वो इन दोनों को ऐड करके मिलेगा। तो 1% इक्वल टू 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स इक्वल टू 1% है, तो 24 मार्क्स बराबर कितना परसेंट होगा? 4%। ठीक उसी प्रकार से 6 मार्क्स बराबर 1% है, तो 108 मार्क्स बराबर कितना होगा? 18%। तो अब स्पष्ट हो जा रहा है कि जिसने 30% पाया था उसको 18% और पाना था, तब वह पास होगा, परंतु जो 52% पाया है यदि वो 4% कम पाता तब भी पास होता। इस प्रकार से दोनों ही स्थिति में 48% जो है वो पासिंग का परसेंटेज बन रहा है, और यही आपका आंसर होगा। पूछ भी रहा है कि व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज, तो 48% इज द पासिंग परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 17, ये बोल रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में ए को बी से 10% कम मार्क्स मिले हैं। मतलब अगर बी को 100 मार्क्स मिले हैं तो ए को उससे 10% कम 90 मिले। हम अभी रेशियो बना रहे हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि बी को सी से 25% अधिक मार्क्स मिले हैं। अब देखिए कि इसको मैंने 80 लिया है और इसको 100 लिया है। हो सकता है कि आपको यहां पर हजम नहीं हो रहा होगा कि सर 80 से 100 25% कैसे ज्यादा हो गया। तो चलिए थोड़ा सा देख लीजिए कि ये x और y 2 पर्सन है, इसको थोड़ी देर के लिए 100 रुपीज मिलता है और इसको मिलता है 80 रुपीज, तो दोनों के बीच का गैप है 20 रुपीज। जब ये इसके बारे में बोलेगा कि इसको मुझसे कितना परसेंट कम मिलता है, तो ये 20/100 करेगा, क्योंकि अपने आप को बेस में लेगा और इंटू 100 करेगा परसेंट के लिए, और बोलेगा कि मेरे से 20% कम पाता है। परंतु जब इसके बोलने की बारी आएगी इसके लिए, तो ये 20 रुपीज अधिक पाता है, यानी 20, और तुलना किससे करेगा? अपने आप से, अड़ोसी पड़ोसी से नहीं करेगा। तो अपने आप से अगर वो कंपैरिजन करेगा तो वो खुद कितना पाता है? 80, और 80 से ये 20 रुपीज अधिक पाता है, यानी कि 25% अधिक पाता है। तो एक्स वाई से 25% अधिक पाता है। तो बस यही बात यहां पर है कि सी जो है वो बी से 80% 20% कम है, परंतु बी सी से 25% या 25% अधिक है। फिर बोल रहा है कि सी जो है वो डी से 20% कम पाता है, बराबर है, 100 से 20% कम पाता है। तो इस प्रकार से हमारे रेशियो आ गए 9, 10, 8, 10। अब बोल रहा है कि ए को 360 मार्क्स मिले हैं, तो 9 इक्वल टू 360, देन 10 इक्वल टू 400। तो बोल रहा है टोटल मार्क्स 500 है, तो 500 मार्क्स में डी को मिला है 400, तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं डी को, तो 80% मार्क्स मिले हैं डी को। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है सेट थ्योरी से रिलेटेड। किसी एग्जामिनेशन में 58% स्टूडेंट फेल हुए हैं इंग्लिश में। तो ये देखिए, ये इंग्लिश हुआ, इसमें 58% फेल हुए हैं। ये मैथ्स हुआ,
मैथ्स में 37% फेल हुए हैं, परंतु 19% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 58% इंग्लिश में है, मैथ्स में 37% है, परंतु ये जो 19% है ये दोनों में है, मतलब ये इधर भी घुसे हुए हैं और इधर भी घुसे हुए हैं। समझ रहे हैं? तो ये जब इधर भी घुसे हुए हैं, इधर भी घुसे हुए हैं, तो 58% से जब हम 19% को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा कि 39% स्टूडेंट केवल इंग्लिश में बस फेल हुए हैं, और 37% से जब हम 19% को माइनस करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि केवल 18% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में फेल हुए हैं। तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले, और ये केवल मैथ्स में फेल होने वाले, और ये दोनों में फेल होने वाले, इन तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो हमको 76% मिलता है। ये 76% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक में या पहले में या दूसरे में या दोनों में फेल हुए हैं। तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो निश्चित है कि इसको हम 100 से माइनस करते हैं, तो 100% से माइनस करने पर हमको मिल जाएगा कि 24% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं। चलिए अब हम आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि इंग्लिश में 70% स्टूडेंट पास हुए, जबकि मैथ्स में 65% स्टूडेंट्स पास हुए, और 27% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। फिर बोलता है अगर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स यानी दोनों सब्जेक्ट में पास 248 स्टूडेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो पहले तो हमें ये देखना है कि इंग्लिश में अगर 70% पास हुए हैं तो इंग्लिश में फेल कितने परसेंट हुए? 30%। ठीक उसी प्रकार से मैथ्स में अगर 65% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? 35%। तो ये और 27% या 27% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, यानी कि दोनों तरफ घुसे हुए हैं। तो हम 30% से जब 27% को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कि 3% स्टूडेंट केवल अंग्रेजी भर में फेल हुए हैं, और 8% स्टूडेंट केवल मैथ्स में फेल हुए हैं, जो कि 35% से 27 को घटाने पर मिला। अब तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो 38% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, चाहे पहले में या दूसरे में या दोनों में। तो 100% में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 62% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शुद्ध दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो बोलता है दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कैंडिडेट 248 है, जिनकी संख्या 62% है, तो 100% के बराबर टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हो जाएगी 400। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 ये होता है कि किसी एग्जामिनेशन में 35% कैंडिडेट फेल हुए हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में फेल होने वाले 35%, जबकि मैथ्स में फेल होने वाले 42%, और दोनों में फेल होने वाले 15% कैंडिडेट हैं। बोलता अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2500 हो तो केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं? अभी चलिए हम लोग चालू करें कि जो 15% है ये दोनों तरफ घुसे हुए हैं, तो पहले इनको बाहर कर लें कि 35 में से 15 गया तो 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश भर में फेल हुए हैं, और 42 में से 15% को माइनस करेंगे तो 27% कैंडिडेट ऐसे हैं जो केवल मैथ्स भर में फेल हुए हैं। तो अब ये देखिए वो क्या पूछा, केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए मेरी बातों पर
कि जो व्यक्ति पहले सब्जेक्ट में फेल हुआ है बोल रहा है कि मैं केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं और 2 सब्जेक्ट का एग्जाम था, यानी क्या हुआ, दूसरे में वो पास हुआ है। तो ये जो 20% स्टूडेंट जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, ये मैथ्स में फेल हुए क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से मैथ्स में केवल फेल होने वाले 27% और यही इंग्लिश में पास हुए क्योंकि ये खाली मैथ्स में फेल हुए। तो ये जो 20% और 27%, ये दोनों के दोनों एक एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो एक एक सब्जेक्ट में पास भी हुए हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो मिलेगा हमको 47%। तो 47% कैंडिडेट ऐसे हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 1175। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि किसी ऑफिस में 72% वर्कर जो है वो चाय प्रेफर करते हैं और कॉफी पसंद करने वाले 44%। इस प्रकार से 116% हो जाते हैं। तो देखिए, अगर पूरे ऑफिस में सभी स्टाफ चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं तो हम बोलते हैं कि 100% लोग चाय या कॉफी पीते हैं, परंतु यहाँ पर 116% आ रहा है, मतलब 16% कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं। तो वो कितने परसेंट हुए, 16%, जो कि 100% से ज्यादा हो रहे हैं। तो बोल रहा है कि जो चाय और कॉफी दोनों पीने वाले 16% लोग हैं, उनकी संख्या 40। तो उस ऑफिस में टोटल कितने वर्कर हैं, तो उस ऑफिस में टोटल 250 वर्कर्स हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोलता है ABC के इनकम का जो या सैलरी का रेशियो 1:2:3 है, जबकि बी और सी को कुल मिलाकर के 6000 रुपीज मिलते हैं, तो सी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए, हम एकदम कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाएंगे, एकदम सरल तरीके से आंसर पे पहुंचेंगे। देखिए, ए को अगर 100 रुपीज मिलता है तो सी को कितना मिलेगा, 300, क्योंकि ये 1:3 का रेशियो है। इसको 100 मिल रहा है तो इसको 300 मिल रहा है। तो जो सी है वो ए से कितने परसेंट अधिक दिख रहा है, 200% अधिक दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम क्यों कॉम्प्लिकेशन पे जाएं। एक तो 30-35 सेकंड का समय मिलेगा और हम लंबा ना निकालें, शॉर्टकट में हम आंसर पे पहुंचे। अब अगले क्वेश्चन जो रहेंगे 5-6 क्वेश्चन वो इसी चार्ट से निकलते रहेंगे। ये चार्ट को मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं हर एग्जाम में। यह जो चालू होता है परसेंटेज से, मेंसुरेशन तक पीछा नहीं छोड़ता है आपका। तो चलिए पहले इस चार्ट को समझ ले कि कोई भी संख्या अगर एक तरफ से 10% से अधिक है तो दूसरे तरफ से वो 9:11% कम होती है। देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि दोनों में 10 रुपए का अंतर आ रहा है। तो जब ए बी के बारे में बोलेगा कि मुझसे कितने परसेंट अधिक पाता है, तो 10 रुपए अधिक पाता है और ये खुद 100 रुपए पाता है, इंटू 100 करेगा और बोलेगा कि मुझसे ये 10% से अधिक है। परंतु जब उसके बोलने की बारी आएगी तो वो भी गैप को ऊपर रखेगा, अपने आप को बेस में रख करके इंटू 100 करके बोलेगा कि वो मुझसे 1/11% से कम है। तो देखिए, डिफरेंस एक ही है, परंतु परसेंटेज अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि बेस बदल रहा है। यहां भी देखिए, ये 20 रुपए का डिफरेंस है, तो 20/100 इंटू 100 करें तो आ रहा है कि 20% से अधिक है। परंतु जब उस तरफ से हम इधर आएंगे तो ये 20/120 होगा और इंटू 100 होगा करके 16/3% जो है से कम हो जाएगा। तो देखिए कि ये 10% से कोई अधिक है तो वही दूसरे तरफ से 9 से ही 1/11% से कम होती है। वही यहां पर भी देखा हमने कि कोई 20% से अधिक है तो दूसरे तरफ से 16/3% से कम होती है।
इसके पहले भी हमने देखा था, एक तरफ से अगर 25% से अधिक है तो दूसरे तरफ से 20% से कम होता है। इसी प्रकार से ये चार्ट बनाया गया है, इसको सिंपल याद रखिए। क्वेश्चन में आपको अगर अधिक का पूछ रहा है तो आपको तुरंत उसी का कम बतलाना है, और अगर कम का पूछ रहा है तो उसका अधिक बतलाना है। ये बस ध्यान में रखेंगे कि वो अधिक पूछ रहा है, अधिक बता रहा है तो कम को बताना है अपने को, और यदि वो कम को बता रहा है तो हमको अधिक को बतलाना है। ध्यान रहेगा। तो देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन कि ए की इनकम बी के इनकम से 20% से कम है। तो देखिए 20% से कम है, तो पूछ रहा है कि बी की इनकम ए के इनकम से कितने परसेंट से अधिक होगी? तो 25% से अधिक होगी। तो अगर एक तरफ से 20% से कम है तो दूसरे तरफ से 20% से कम है तो दूसरे तरफ से 25% से अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम अभी और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आपने तरीका समझा कि 20% से कम बतलाया तो हमको तुरंत 25% से अधिक बतलाना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद देखिए ये 24 कि अनिल की हाइट दीपक की हाइट से 60% से अधिक है। तो 60% से अधिक है, तो आपको से अधिक बताया जा रहा है। आपको क्या बताना है? से कम। तो अनिल की हाइट अगर दीपक की हाइट से 60% से अधिक है तो दीपक की हाइट अनिल की हाइट से कितने परसेंट से कम हो? तो 37.5% से कम हो। इसे याद कर लीजिए, देखिए ये बहुत काम आता है। अब ये बोल रहा है कि अगर शुगर यानी शक्कर की कीमत 20% से अधिक हो गई है तो क्या हो गई है? 20% से अधिक हो गई। तो पूछ रहा है कि हाउसवाइफ को कंजम्पशन को कितने परसेंट से कम करना होगा कि जिससे खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो। तो देखिए कोई चीज अगर 20% से अधिक हो रही है तो उसके कंजम्पशन को 16/3% से कम करना होगा। देखिए हमने यहाँ पर इसको पूरा बनाया भी था। तो अगर 20% से अधिक हुई है तो हाउसवाइफ को 16/3% से एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा कि जिससे कि खर्च वही का वही रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। होता है किसी आर्टिकल के प्राइस को 20% से कम कर दिया गया। तो देखिए 20% से कम कर दिया गया, से कम बता रहा है तो मतलब अपने को क्या बताना है? से अधिक। तो बोल रहा है कि किसी आर्टिकल के प्राइस को अगर 20% से कम कर दिया गया है तो उसके कीमत को, ये जो नए कीमत को कितने परसेंट से बढ़ाया जाए कि वापस पहले की कीमत में आ जाए। तो 25% से अधिक करना होगा या बढ़ाना होगा तो वह पहले की कीमत में वापस आ जाएगा। तो देखिए इसे हम कोशिश कर रहे हैं हमें कि छोटे से छोटे दिमाग पे बैठा रहे और हम इसका आंसर देते रहे। अब इसमें अगले क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये एरिया का क्वेश्चन है कि किसी रेक्टेंगल की, है ना, द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, यानी एक साइड को अगर 60% से अधिक किया जा रहा है तो दूसरे साइड को कितने प्रतिशत से कम किया जाए कि उसका एरिया वहीं का वहीं रहे। तो अगर किसी चीज को 60% से एक तरफ से बढ़ाया जा रहा है तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट से कम करना होगा? 37.5% से कम करना होगा, जिससे कि उसका एरिया वही का वही रहे। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है वाटर टैक्स इंक्रीज हो गया है 20% से, इसको देखते हुए कंजम्पशन को भी डिक्रीज कर दिया गया 20% से। तो एक्सपेंडिचर में क्या इंक्रीज या डिक्रीज होगा? तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि वाटर टैक्स मतलब आप जो घर में नगर निगम का पानी यूज करते हैं उसके ऊपर जो
टैक्स लेती है नगर निगम, उसके बारे में बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि आप 100 रुपए का पानी खर्च करते थे, नगर निगम ने 20% से रेट को इंक्रीज कर दिया। तो 100 का 20% होता है 20, यानी अब उतने ही पानी खर्च करने के लिए आपको 120 रुपए देना पड़ेगा। तो आपने जैसे ही देखा कि पानी का बिल बढ़ गया है, तो आपने कंजम्पशन को कम किया। तो कंजम्पशन को कितने परसेंट से कम किया? 20% से कम कर दिया, मतलब 24 रुपीज से बिल कम हो जाएगा। कैसे? कि 120 का 20%, 120 का 20% होता है 24। तो ये ध्यान रखिएगा, 120 का 20% होता है 24। तो बिल 120 से 20% कम आएगा। अब आपके पास बिल आएगा 96 रुपीज। तो क्या हुआ? आपने टैक्स बढ़ा, आपने कंजम्पशन कम किया, कितने परसेंट से? 20% से। तो 24 रुपए कम होकर के 96 का बिल आ रहा है। मतलब पहले आपके पास 100 रुपए का बिल आ रहा था, अब 4% कम होकर के 96 रुपीज का बिल आएगा। अब इसी को हम उल्टा करके देखें कि 100 रुपए का बिल आ रहा था, नगर निगम का चुनाव था, महापौर आप लोगों को खुश करने के लिए 20% वाटर टैक्स में कमी ला दिया। तो अब आपके पास बिल आने लगा 80 रुपीज का। आप मारे खुशी के और नहाने लग गए, आपने अपने कंजम्पशन को 20% से इंक्रीज कर दिया। तो देखिए 80 का 20%, जैसे आपने 120 का 20% 24 निकाला है, तो 80 का 20% हो जाएगा 16। तो अब जो बिल आएगा आपके पास 96 का आएगा, मतलब पहले से 4% कम। तो आपने एक चीज ख्याल किया कि किसी भी नंबर को एक ही परसेंट से बढ़ा के कम किया जाए या कम करके बढ़ाया जाए, हमेशा उतनी ही कमी आती है। तो ये जो कमी आती है, इसके प्रतिशत को सीधा जानने के लिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं। इफ अ नंबर इज increased and decreased by the same number or decreased and increased by the same number, the number always reduces by percent square upon 100. तो इसको हिंदी में भी बोल दे रहा हूं कि किसी संख्या को एक ही प्रतिशत से बढ़ा के कम करें या कम करके बढ़ाएं, हमेशा प्रतिशत का वर्ग बटे 100 के बराबर कमी आती है, कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो यहां पर परसेंट क्या था? 20। तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 4% जो है वो कमी आ जाएगी। यहां भी आपने देखा, यहां भी हमने इस शॉर्टकट तरीके से देखा। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को भी इसी शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे कि रमन की सैलरी डिक्रीज हुई 60% से, फिर उसके हाथ पैर जोड़ने से उसके सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया 60% से। तो रमन को कितना चूना लगा या उसको कितना लॉस हुआ? तो परसेंट स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी 60 का स्क्वायर अपॉन 100, 36% से उसकी सैलरी लेस हो जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ को 20% से इंक्रीज किया जाए और उसकी चौड़ाई को 20% से कम कर दिया जाए, तो एरिया में क्या फर्क आएगा? फिर से वही बात, परसेंट का स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर कमी आ जाएगी। तो यहां पर परसेंट क्या है? 20। तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि 4% से कमी आ जाएगी। ये आपका आंसर। चलिए अब थोड़े से मेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल देखते हैं हम परसेंटेज के ऊपर से। तो जब भी आपको
परसेंटेज से रिलेटेड मेंसुरेशन यानी एरिया वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या वॉल्यूम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप हमेशा चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो उसके साइड को हमेशा 10 लेंगे, है ना। चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर, कभी आपका परसेंट में फर्क नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से एक सर्कल के रेडियस को भी आप 10 लेकर के चलेंगे, आपको कभी परसेंट में कोई तकलीफ नहीं होगा और साथ ही साथ आपको अलग से कोई परसेंट निकालना भी नहीं पड़ेगा, जो डिफरेंस दिखाई देगा वही परसेंट होगा। तो चलिए देखते हैं, बोलता है कि अगर स्क्वायर के एक एक साइड को, हर एक साइड को 30% से बढ़ा दिया जाए, तो देखिए 10 लिया है हमने, अगर 10 का 30% बढ़ाएंगे तो कितना कितना बढ़ेगा, 10 का 30% होता है 3, यानी 3 बढ़ के 13 हो गया, ये भी 3 बढ़ के 13 हो गया। तो अब आपने को निकालना क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। पहले का एरिया 10 का स्क्वायर था, अभी 13 का स्क्वायर बना, एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा, 69% से एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो देखिए अलग से हमको परसेंट नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि ये जो 100 को हमने बेस लिया है 10 into 10, यही बेस में आकर के फिर परसेंट में 100 करके काट लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है रेक्टेंगल के एक साइड को 40% से और दूसरे साइड को 30% से इंक्रीज किया गया। तो देखिए 10 को अगर हम 40% से इंक्रीज करेंगे तो ये 14 बन जाएगा, और 10 को 30% से इंक्रीज करेंगे तो 13 बन जाएगा। तो 14 into 13 जो है अब नया एरिया आ गया है रेक्टेंगल का, जबकि पुराना जो एरिया था वो 10 का स्क्वायर था। इस प्रकार से 82% से एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोल रहा है एक सर्कल के रेडियस को अगर 50% से कम कर दिया जाए, तो हमने रेडियस को 10 लिया है और इसको यदि हम 50% से कम करते हैं तो ये बन जाएगा 5। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट से एरिया डिक्रीज होगा। तो हमको क्या करना है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 75% से एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो बहुत इजी वे है, बिल्कुल घबराइएगा मत। अब बोल रहा है कि एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब होता है गोला जो गेंद के समान, उसके अगर रेडियस को 50% से बढ़ा दिया जाए, तो हमने 10 माना है, इसको हम यदि 50% से बढ़ाने जा रहे हैं, मतलब हम इसको कितना करने जा रहे हैं, 15। तो पूछ रहा है कि सरफेस एरिया कितने से बढ़ेगा। तो देखिए 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 125% से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब ये आपको मैं बता दूं कि एरिया है, सरफेस एरिया है, हमने स्क्वायर का डिफरेंस लिया है। यही हम जब वॉल्यूम आपको बताएंगे तो हम क्यूब के डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया यहां तक के। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,33,575 से बढ़कर के 138,918 हो गई, मतलब बढ़ी कितने से है, 5,343। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो ये 5,343 अपॉन 1,33,575 इंटू 100। अब देखिए कि इसमें आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा बचा सकते हैं, क्योंकि आंसर में थोड़ा सा रेंज दिया हुआ है 3.5, 4, 4.5% इस प्रकार से। तो देखिए कि इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करने जा रहे हैं।
आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, उत्तर वही आएगा। ये 100 को मैं यहां पर ले ले रहा हूं और पीछे से 4 डिजिट दबा दे रहा हूं। तो पीछे से 4 डिजिट दबाने के बाद अब ये देखिए कि ये कितने टाइम्स हो रहा है। तो ये 13 4 जा 52, बाकी खुचरन को संभाल लेगा। तो आंसर आ गया 4% इंक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ है। तो देखिए दिस इज अ कैलकुलेटेड रिस्क, एकदम कैलकुलेटेड रिस्क है, क्योंकि अपने आंसर के ऑप्शन में थोड़ा सा रेंज दिया है। अगर नहीं दिया तो पूरा निकालना पड़ेगा, तब भी 4% ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि किसी शहर की जनसंख्या 5% के हिसाब से 5% के हिसाब से एनुअली बढ़ रही थी। तो अभी ये बढ़ करके 3 साल में 185 टू 20 हो गई है। तो आज से 3 साल के पहले का पॉपुलेशन क्या था? तो देखिए पॉपुलेशन में कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में मत घुसिएगा, क्योंकि वो टाइम टेकिंग रहता है। बनता तो है कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, है ना। लगेगा इनडायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट पर बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए 5% के हिसाब से अगर ये इंक्रीज हो रहा था, तो ये मतलब हर साल 105/100 यानी कि 21/20 करके मल्टीप्लाई होते हुए ये पहुंचा है 185,220 में। हमको 3 साल वापस लेके जाना है, तो 21/20 करके ये बढ़ते हुए आया है और यहां तक पहुंचा है। इसको जब हम रिवर्स लेकर के जाएंगे तो 20/21 20/21 और 20/21 करके मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये फिगर भी बहुत अच्छा देते हैं, कटता रहे। जैसे आप ये 21 21 21 को तीनों मिलाकर के काटेंगे तो ये 21 का क्यूब होता है 9261, तो ये 9261 का डबल है, मतलब यहाँ भी 20 आ जाएगा। तो 20 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1,60,000 पॉपुलेशन था आज से 3 साल पहले का। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। होता है किसी कंट्री का पॉपुलेशन अभी 10 करोड़ है और ये बढ़ करके 13.31 होने की संभावना है, तो यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट क्या होगा? तो इसमें आप वो भी लगा सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर मैं इसको आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ही पूरा शॉर्ट करके बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, है ना, कि अगर ये संख्या बड़ी होती तो आप इसको काट लेंगे, परंतु अभी संख्या छोटी है, तो इसको आप क्या करिए, डेसिमल हटाइए और फिगर को सेट कर लीजिए। अब देखिए कि ये जो है दोनों के दोनों जो भी दिख रहे हैं 3 साल का समय बोला है, तो 3 साल का समय रहेगा तो क्यूब रूट निकालना है। अगर 2 साल का समय बोलेगा स्क्वायर रूट निकालेंगे और 4 साल का समय बोलेगा तो ये साइड में यहाँ पर 4 लिखेंगे, परंतु यहाँ 3 साल बोला है तो हमने क्यूब रूट निकाला। अब ये हमको दे रहा है 11/10, क्योंकि ये 11 का क्यूब है, ये 10 का। अब इसमें से 1 माइनस करिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हर साल कितने परसेंट से पॉपुलेशन बढ़ेगा या इसका ग्रोथ क्या रहेगा ये आपको मालूम चल जाएगा। तो ये तरीका ध्यान रखिएगा। हम आते हैं आगे कि किसी मशीन का कॉस्ट प्राइस है 2 लाख रुपीस। हर साल इसकी कीमत डिप्रिशिएट होती है, यानी कम होती जाती है ना, मूल्य ह्रास इसका होता है कितने परसेंट से? 10% से। अगर हर साल इसका 10% से मूल्य ह्रास हो रहा है, मतलब हर साल ये 90% बनता चला जा रहा है। कितना बनते चले जा रहा है? 90% करके 3 बार
ये रिड्यूस होगा। पूछ रहा है कि आज से 3 साल के बाद इसकी कीमत या वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सब जीरो कट जा रहे हैं, 999 729 इंटू 2 1458, उसके बाद डबल जीरो। तो आज से 3 साल के बाद मशीन की कीमत इस प्रकार 145800 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी मशीन को 3 साल के पहले खरीदा गया था और उसका 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन हो रहा था, तो डेप्रिसिएशन होने के बाद उसकी वैल्यू बन गई है 87,480। तो देखिए आज से 3 साल के बाद जो पहले जो भी कीमत रही होगी उसमें ये 3 बार इस प्रकार से 90/100 90/100 90/100 करके मल्टीप्लाई हुआ होगा और ये पोजीशन पे आया है। तो अभी हमको उल्टा लेकर के जाना है इसको, क्योंकि हमको 3 साल पहले लेके जाना है। तो देखिए 100/90 100/90 और 100/90 फिगर कटने वाले ही मिलते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे 9 का क्यूब है, ये 0 तो कट गए, 1 2 और ये 3। अब 9 का क्यूब हो गया 729। तो ये 9 के क्यूब को हम एक साथ उड़ा रहे हैं, 729 से ये 12 टाइम्स में जा रहा है। तो आज से 3 साल के पहले जो मशीन की कीमत थी वो 1,20,000 रुपीज की थी। चलिए अब हम आगे आते हैं। देखिए अगर मेरी टीचिंग थोड़ी सी भी आपको फास्ट लग रही होगी तो आप पॉज करके रिवाइंड करके इसको देखते रहिएगा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन कवर करते चले जाना है जिससे कि आपका एक भी टाइप छूटे ना परसेंटेज के अंदर। बोल रहा है कि एक मकान जो है वो 133,100 में बनाया गया, 133,100 यानी 1,33,100 पे बनाया गया, और वो जिस प्लॉट के ऊपर बनाया गया उस प्लॉट की कीमत थी 72,900 रुपीज। अब वो ये बोल रहा है कि जो मकान की कीमत है वो हर साल डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, और प्लॉट की कीमत हर साल एप्रिशिएट हो रही है, मतलब बढ़ रही है 10% से। तो कितने साल के बाद दोनों की कीमत बराबर हो जाएगी। देखिए इसको अगर आप प्रैक्टिकली करने चले जाएंगे तो ये होगा कि पहले इसमें 10% माइनस करेंगे और इसमें 10% ऐड करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं अभी नहीं हुआ, फिर दोबारा जो मिलेगा फिगर उसके ऊपर 10% कम करेंगे और इधर 10% बढ़ाएंगे, फिर भी देखेंगे आप नहीं हुआ। तो ऐसा करने से हमारा समय ज्यादा वेस्ट होगा, तो हमें समय बचाना है। तो आप क्या करिएगा कि दोनों फिगर को काट के देखिएगा कि क्या ये कोई स्क्वायर या क्यूब या उसके ऊपर का पावर दिखाई दे रहा है। तो दिख रहा है कि ये भी 11 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, यानी 3 साल के बाद दोनों की कीमत एक बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 ये बोल रहा है कि किसी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं और उसमें जितने भी वोट डाले गए थे उसमें 68 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब अवैध घोषित हो गए। अब जो विनिंग कैंडिडेट है उसने 52% वोट पाए हैं। तो देखिए अगर वो 52% वोट पाया है तो जो हारा है वो कितने परसेंट वोट पाया है? 48%, क्योंकि कैंडिडेट 2 ही है। तो जो गैप बन रहा है वो है 4%। तो 4% के बराबर बोल रहा है 98 वोट। तो 100% के बराबर हो जाएगा 2450, इतने वोट हो जाएंगे। परंतु ये कौन से वोट हैं? ये है वैलिड वोट्स, वैध मत। ये जो 2450 वोट है ये वैध मत हैं, जिनकी गिनती की गई और डिसाइड किया गया कौन जीतेगा कौन हारेगा। परंतु वो इस वोट के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि उस मत पेटी में कितने वोट डाले गए थे।
तो हम अपने को उसमें 68 वोट को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो पोलिंग कितने की हुई वो इसके बारे में पूछ रहा है। तो पोलिंग हुई थी 2518, 2518 वोटों की वोटिंग हुई थी, उसमें 68 इनवैलिड हुए और बाकी कैंडिडेट जो है इलेक्शन में जो जीता जो हारा ये सब आए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अरविंद अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है। तो देखिए अगर वो 100 रुपीज कमाता है और उसमें से 75 रुपीज खर्च कर देता है तो उसकी सेविंग होती है 25 रुपीज। 100 रुपीज कमा रहा है, 75% उस पर खर्च कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी हो रही है 25 रुपीज की। अब बोलता है कि उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई, कितने परसेंट से इंक्रीज हुई 20% से उसकी इनकम इंक्रीज हुई। तो 100 का 20% 20 रुपीज ही होता है, इसलिए अब उसकी इनकम कितनी हो गई 120। और बोल रहा है कि उसके एक्सपेंडिचर भी 10% से इंक्रीज हुए। तो देखिए 75 का 10% अपने को निकालना है, तो 75 का 10% आता है 7.5, तो उसका 7.5 इंक्रीज होगा तो बनेगा 82.5। ध्यान रखिएगा 10% यानी सीधा 85% मत कर दीजिएगा। 75 का 10% बढ़ा है मतलब 7.5 उसका खर्च बढ़ा है, तो 75 से 7.5 ऐड किए तो 82.5 उसके एक्सपेंडिचर थे। तो अब जो सेविंग हो रही है वो है 37.5। अभी देखिए पहले हो रहा था 25, अब 37.5 हो गया है, मतलब 12.5 रुपीज एक्स्ट्रा बचाने लग गया है। तो वो ये पूछ रहा है कि ये जो 12.5 एक्स्ट्रा बचाने लगा है पहले से, तो पहले उसकी सेविंग थी 25, अब 12.5 रुपीज बढ़ गई है, तो इंटू 100 करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि उसके सेविंग में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो उसका सेविंग बढ़ा है 50% से। चलिए अब आते हैं हम 43 नंबर के क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि 12 लीटर, तो हम लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो 12 लीटर में मिक्सचर में शुगर की जो मात्रा है वो 4% है। 4% बोलने से हो जाता है 480 ग्राम। ये 480 ग्राम जो है वो शुगर की मात्रा है। अब बोलता है कि उसको एवापोरेट किया जा रहा है, मतलब गर्म करके वाष्पित किया जा रहा है। तो जब एवापोरेशन होता है तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि शुगर या सॉल्ट कभी भी एवापोरेट नहीं होते, केवल पानी ही वाष्पित होकर के ऊपर जाता है और चीनी और नमक वहीं पर जितने मात्रा में थे वो उतने ही मात्रा में रहते हैं। तो ये जो 480 ग्राम नमक है या शक्कर है ये यहीं पर ही रहेगा। बस एवापोरेशन से ये जो 12 लीटर में से अगर 2 लीटर एवापोरेट कर दिया गया है तो अब 10 लीटर मिश्रण बचेगा। वो पूछ रहा है कि अब 10 लीटर के मिश्रण में ये शुगर का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, तो ये 4.8% हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन में कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इंक्रीज किया है 15% से और डिनोमिनेटर को 8% से कम कर दिया गया है। अब ये जो फ्रैक्शन बन गया है ये 15/16 हो गया। तो पहले का फ्रैक्शन क्या है, तो देखिए ये जो 15 बना है इसको कितने परसेंट से इंक्रीज किया जा चुका है 15% से, यानी 100/हम 115 करेंगे तो हमको पहले वाला न्यूमरेटर मिल जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से डिनोमिनेटर को 8% से कम कर दिया गया है, मतलब अभी ये 92 बन गया है, अभी इसको 100 में लेके जाना है।
तो 16 को 100/92 करेंगे तो ये पहले की पोजीशन में आ जाएगा। तो अब इसका वर्किंग करने पर हमको पहले का फ्रैक्शन मिल जाएगा। दोनों 100 को काट दिए, 23 से ये 4 बार में और 23 से ये 5 बार में, 5 से ये 3 बार में और ये 4 से 4 बार में, यानी 3/4 जो हो गया वो प्रीवियस फ्रैक्शन था और यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कि यहाँ पर हमने परसेंटेज को खत्म किया। यद्यपि परसेंटेज में सैकड़ों क्वेश्चन बनते हैं, पर मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन को आपके सामने रखा है, तो जिसको आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो मेरे ख्याल से आपके परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और पॉल सर एकेडमी ज्वाइन करिए बैंक, रेलवे, एसएससी और पब्लिक सेक्टर एग्जाम के लिए और सफलता प्राप्त